नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बात की थी चीन और जापान के रिश्तों पे, और एक बार चाइना और जापान को हमने समझा, तो अब उस ट्रायंगल का तीसरा नोड आज पकड़ लेते हैं, रशिया। रूस और जापान का जो रिश्ता है वो भी उतना ही जटिल है कुछ मामलों में, हालांकि चीन जितना नहीं। 1905 में जब रशिया एक एम्पायर हुआ करता था और रोमानोव डायनेस्टी उस पर राज करती थी, तो रशिया को यूरोप की बड़ी ताकत माना जाता था। यहां तक कि भारत में राज करने वाले अंग्रेज इस बात से बहुत डरे हुए थे कि कहीं रशिया इंडिया पे अटैक ना कर दे, और इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाने का असफल प्रयास भी किया था, और इसे द ग्रेट गेम का नाम दिया गया था। तो रशिया इतना ताकतवर माना जाता था। लेकिन अचानक से 1905 में जापान ने रशिया के साथ युद्ध करके उसे पटकनी दे दी, और दुनिया ने पहली बार यह स्वीकार कर लिया कि जापान अब वो पुराना बंद, प्राचीन, मरा हुआ देश नहीं था, एक आधुनिक शक्ति बन चुका था। यहां तक कि अमेरिका को मध्यस्थता कराने आना पड़ा था। इससे 10 साल पहले 1895 में जापान चाइना को ऑलरेडी एक युद्ध में हरा चुका था, और इन दो युद्धों ने जापान की प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। आज हमारा फोकस है रूस और जापान का रिश्ता, जो बहुत तल्खियों से गुजरा, फिर नॉर्मल हुआ, फिर वापस यूक्रेन वॉर के बाद सब गड़बड़ हो गई, और कुरील आइलैंड्स का पूरा झगड़ा और सखलिन द्वीप का क्या इतिहास है, यह सब हम अंत तक देखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा याद रखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। रशिया एंड जापान अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। रूस और जापान का अपना एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जो कि प्रॉक्सिमिटी है, इसलिए अब रिलेशनशिप तो रखना ही पड़ेगा। यू कैन नेवर चेंज योर नेबर्स। तो दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों राइवल्स थे, हैं और रहेंगे। और एक युद्ध है जो आज तक समाप्त ही नहीं हो पाया। उस युद्ध का फाइनल पीस डॉक्यूमेंट आज तक कभी हस्ताक्षरित ही नहीं हो पाया। और रूस और जापान का यह रिश्ता बहुत हिंसक नहीं है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और चाइना काफी करीब आ गए हैं, तो जापान बहुत परेशान है। क्योंकि यदि रशिया और चाइना साथ आते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में और पैसिफिक में उनकी कंबाइंड पावर से जापान को बहुत तकलीफ है, अमेरिका को भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि जापान आज भी पूरी तरह से अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे ही है। तो प्यारे दोस्तों, अब आइए कुछ मैप्स वगैरह देख के समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि इन दोनों के रिश्तों में एनर्जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एनर्जी डिपेंडेंस बराबर बनी हुई है। जापान के कितने भी झगड़े हो रशिया से, इनफैक्ट किसी के भी कितने भी झगड़े हो रशिया से आने वाली एनर्जी सबको बड़ी प्यारी लगती है। तो यूरोप भी इंडिया से प्रोसेस फ्यूल्स को लेने में कोई तकलीफ नहीं दिखाता था, जबकि उसको डायरेक्ट रशिया से क्रूड लेने में 50 नाटक करने पड़ते थे। यूक्रेन पे लगे हुए सैंक्शंस में, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ आज से 4.5 साल पहले, जो कि व्लादिमीर पुतिन ने 8 डे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन घोषित किया था फरवरी 2022 में, 4.5 साल बीत गए, वो 8 डेज खत्म ही नहीं हुए अभी तक। उस वॉर में लगे सैंक्शंस में जापान अमेरिका के साथ था, तो उसके बाद तो सब कुछ फ्रीज ही हो गए इनके रिश्ते जापान और रशिया के। दोस्तों, इस वृहद मानचित्र को देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये पूरा का पूरा मैप है। इसमें चाइना पूरा आ गया, कोरिया आ गया, जापान आ गया और रशिया भी आ गया। मैंने आपको चाइना और जापान की पूरी कहानी पिछले वीडियो में समझा दी थी। ग्लोबल अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिएगा। यह हमारा वीडियो नंबर 62 है भैया, सारे देख लेना, आपको मजा नहीं आए तो बोलिए। अब हम आज बात कर रहे हैं रशिया और जापान की। तो इनके बीच में सी ऑफ ओखोटस्क क्षेत्र में जो पूरा का पूरा कुरील आइलैंड का क्षेत्र है, उसको लेके भयानक घमासान मचा हुआ था, है और शायद रहेगा। यह है
जूम इन करके लिया हुआ डिस्प्यूटेड कुरील आइलैंड्स का क्षेत्र, और यह है सखलिन आइलैंड जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का रशिया का बहुत बड़ा सेंटर है, जिसका विवाद समाप्त हो गया, लेकिन कुरील आइलैंड का विवाद समाप्त नहीं हो पाया है। तो क्या है विवाद? देखिए, यहां की जो सदर्न मोस्ट कुरील आइलैंड्स हैं, इनको लेके झगड़ा है, और आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो जापान का कहना है कि ये हमारी नदर्न टेरिटरीज हैं, उत्तरी हमारा क्षेत्र है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की संपूर्ण पराजय के बाद तब के सोवियत यूनियन ने, जो अमेरिका का एलाई था द्वितीय विश्व युद्ध, इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था 1945 में। तो ये विवाद तब से किसी भी फॉर्मल पीस ट्रीटी को नहीं होने दे सका है, और यह इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था। 1904 और 5 में जापान और रशिया का जो युद्ध हुआ था, जिसमें जापान जीत गया था और दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि मेजी रेस्टोरेशन 1860 के बाद मेजी राजा ने जिस प्रकार से जापान को सिर्फ 40 साल में अत्याधुनिक बना दिया था, वो किसी को पता ही नहीं था, और अचानक से 1905 में रूस हार गया। उसके बाद ये आइलैंड्स जापान के पास चली गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी पराजय हुई तो ये सब रशिया के पास चला गया, और वो आज तक झगड़ा सुलझा ही नहीं है। सखलिन द्वीप का झगड़ा यह रहा कि यह बहुत बड़ा द्वीप समूह जो एक एनर्जी का बहुत बड़ा उत्पादक केंद्र है, उसके झगड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समाप्त हो गए थे। उसके बाद इसको लेके कोई झगड़ा नहीं, और यहां तो जापानी कंपनियों का निवेश भी है। तो ये इनके जो कुछ टेरिटोरियल झगड़े हैं मैंने आपको बताया। चाइना के साथ तो सेंकाकू दायो द्वीप समूह है, और नीचे 9 डैश वगैरह वगैरह का झगड़ा वो हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अगर मैं आपको समरी दूं तो कुरील डिस्प्यूट यह है कि जापान बोलता है कि जो सदर्न कुरील है वो मेरे हैं, और रशिया बोलता है कि भाई आप आगे निकलो गली में, क्योंकि ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमारे हैं, गुड बाय। सखालिन का पूरा मामला सुलझ चुका है। 1945 के बाद दावे बंद हो गए जापान की तरफ से। एक बार फिर से इनको देख लीजिए, सखलिन और कुरील, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो मोटे तौर पर चीज क्लियर होती है, और फिर से ये हमने विहंगम दृश्य पूरे मैप का दिखाया। तो जिस किसी को भी ईस्ट एशिया को समझना है तो उसे चाइना, जापान, कोरिया, रशिया, इनके बीच के सारे रिश्तों को कम से कम पिछले 500 सालों के समझना होगा, तो आपको ईस्ट एशिया समझ में आएगा। साउथ ईस्ट एशिया अलग हो गया, वो 9 डैश लाइन वाला इलाका हो गया, जिसपे चीन का पूरा दावा है कि ये सब कुछ मेरा है, तुम सब यहां से निकलो। प्यारे दोस्तों, अब इन दो युद्धों पे एक एक लाइन याद कर लो आप। जापान ने चाइना को 1895 में और रशिया को 1905 में हराया, और किसी ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि जापान एक दिन ऐसा कर देगा। लेकिन वो इतना आधुनिक हो चुका था, मिलिटराइज हो चुका था, इंपीरियल हो चुका था, उसने ये किया। और उसके बाद चाइना ने इसकी बहुत भारी कीमत आगे चल के चुकाई, क्योंकि चाइना के अनेक हिस्सों पे धीरे धीरे जब मंचूरिया वाला तो बहुत ही भयानक केस 1920 और 30 के दशक का, रेप ऑफ नानजिंग वगैरह का, वो हम आगे कभी किसी चैप्टर में लेंगे। तो इन दो युद्धों में जापान की जीत हुई थी, लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे पासे पलट गए, और जापान पूरी तरह ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी पे फोकस हो गया, और वहां वो एक महाशक्ति बन गया। लेकिन 85 के बाद वहां भी उसकी पूरी तरह से इकोनॉमिक डिफ्लेशन की स्थिति बन गई। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बहुत शानदार एआई कोर्स में। अगर आपने आज तक एआई में कुछ नहीं पढ़ा है और वाकई एक अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपका हाथ पकड़ के मैं आपको एक शानदार कोर्स में आमंत्रित करता हूं। अगर आपने अटेंड कर लिया, एक फुल डे लाइव टीचिंग होती है, आपका पूरा अप्रोच एआई को लेके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें ज्वाइन करेंगे, आपको 10% का इंसेंटिव भी अवेलेबल है। साइट पे जाइए, लिंक नीचे दिए, turbocharger.billionopes.ai। 18 जुलाई को यह कोर्स होगा, 8 जुलाई तक इंसेंटिव अवेलेबल है, आइए एनरोल कीजिए। थैंक यू। अगर हम पिछले 500 सालों का इनका रिश्ता देखते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा कोई ऑफिशियल रिश्ता दोनों के बीच में था ही नहीं, न व्यापार व्यवसाय ही होता था। और जापान का फोकस एरिया अलग था। जापान तो एक तरह से बंद ही था। अमेरिका की जब नेवल शिप्स आई और जबरदस्ती कमोडोर मैथ्यू पेरी ने खुलवाया, तब जापान 1850s के बाद खुला था। तो इनके बीच ऐसा कोई रिश्ता था नहीं। 1855 में ट्रीटी ऑफ शिमोडा जब हुई, तब इनके बीच पहला बॉर्डर एग्रीमेंट होता है। हम रशिया और जापान की बात कर रहे हैं। और 1875 में एक सेंट पीटर्सबर्ग संधि होती है, जिसमें सखालिन
कुरिल एक्सचेंज होता है। जापान बोलता है कि मैं सखालिन पे दावे छोड़ता हूं क्योंकि वो आपकी तरफ है, आप कुरिल पे दावे छोड़ दो, वो मेरी तरफ है, और ये शांति से एक्सचेंज कर लेते हैं। कमाल ही हो गया। लेकिन जैसे ही जापान ताकतवर होता है और रूसो जापानीज वॉर 1904-5 में रशिया को पटकनी दे देता है, तो वो एक एशियन पावर बनता है, यूरोपियन एम्पायर को हराता है। पहली एशियन पावर जिसने एक यूरोपियन पावर को हराया। इतिहास में यह बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है और इसीलिए जापान सबके निशाने पर भी आ गया था। सिंगापुर ने गलती बाद में नहीं की, किसी भी तरह अमेरिका को एंटागोनाइज नहीं किया, नहीं तो सिंगापुर वो बन ही नहीं पाता जो वो बना। वो बहुत गहरी कहानी है, मैं बताऊंगा फिर कभी आपको। सिंगापुर पे सेशन चाहिए तो बोलो। तो दोस्तों, रूसो जापानीज वॉर ने पहली बार एक यूरोपियन एम्पायर को एशिया के हाथों हारते देखा, एशिया की ताकत के हाथों। और अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जिनके नाम पे टेडी बेयर भी बनता है, क्या कहानी थी किसी को पता है टेडी बेयर कहां से बना? वो जापान की पोजीशन को मान गए। कोरिया में ताकत बढ़ी, मंचूरिया में ताकत बढ़ी और सदर्न सैखलिन जापान को दे दिया गया। तब से झगड़ा चलता चला आ रहा है। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ गया और हालांकि इनिशियली इन्होंने न्यूट्रलिटी रखी थी, सोवियत और जापान ने, लेकिन बाद में सोवियत संघ ने, अमेरिका का वो एलाई बन चुका था और 1945 में जापान पे धावा करके पूरी तरह इन्होंने जापान को उस वक्त हरा दिया। और यूएसएसआर ने सैखलिन तो पहले ही ले लिया था, कुरिल सदन अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन से आज तक न तो पीस ट्रीटी हो पाई है और ना ही कुछ और, लेकिन व्यापार व्यवसाय चलता है। रशिया की एनर्जी सबको बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग द हिपोक्रिटिकल यूरोपियंस। तो दोस्तों, इस तरह से लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते, झटके खाते खाते ये दोनों देश यहां तक पहुंच गए हैं। आप अपने पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते जियोपॉलिटिक्स में, इसलिए उनसे अगर रिश्ते अच्छे हो जाए तो इससे बेहतर किसी के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए कई बार बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं 20वीं सदी में। अभी क्या चल रहा है और अभी क्या क्या हुआ, बहुत सरल है इनके रिश्ते को यहां पे समझना। 1956 में जॉइंट डिक्लेरेशन करके इन दोनों ने बोल दिया, लड़ाई लड़ाई माफ करो, महात्मा गांधी को याद करो। और यह हुआ 1956 में सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन। तब तो सोवियत यूनियन था और महान जोसेफ स्टालिन भी थे कि नहीं? बताइए, डेथ किस साल में हुई? 53 था कि 63 था? सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ और स्टेट ऑफ वॉर समाप्त हुआ, लेकिन क्योंकि कुरिल सुलझा नहीं तो एक बिल्कुल पक्की ट्रीटी नहीं हो पाई। फिर कोल्ड वॉर हो गया, 59 से लेके कोल्ड वॉर शुरू ही था। अब सोवियत संघ तो कोल्ड वॉर का पूरा सेकंड पोल ही था और जापान पूरी तरह अमेरिका के ही प्रभाव क्षेत्र में था। तो फिर इनके बीच तनातनी कोल्ड वॉर की वजह से लंबे समय तक चली। समझ गए आप? और सोवियत यूनियन हमेशा यह बोलता रहा कि जब तक ये कोल्ड वॉर में जापान अमेरिका का साथी है तो मेरे फार ईस्टर्न क्षेत्र में तो मुझे तकलीफ रहनी ही रहनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली अमेरिका ही है मेरे फार ईस्ट में आके। तो मैं कैसे जापान के साथ अपने रिश्तों को कोल्ड वॉर में नॉर्मलाइज कर पाऊं। लेकिन फिर 1990s के बाद जैसे ही सोवियत संघ का पूर्ण पतन हो गया, बहुत सारे कारण थे, उस पर एक पूरा वीडियो हमारी सीरीज में है, सोवियत का कोलैप्स क्यों हुआ। उस वीडियो को आप देखना, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन इस पूरे टॉपिक का हमने दिया था। जब सोवियत संघ का पतन हुआ, कौन बने थे राष्ट्रपति? 2 बार थे, 10 साल, और फिर व्लादिमीर पुतिन को सब सौंप के गए, जो अब आजीवन राष्ट्रपति हैं, कोई हटा तो सकता ही नहीं उनको वहां से अब। तो जब तक वो चाहेंगे अगले 100 साल, 200 साल, 1000 साल वो प्रेसिडेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स गॉड हैज सम अदर प्लान्स ऑलवेज। सो जापान और रशिया बोरिस येल्त्सिन के समय फिर एनर्जी, ट्रेड, पीस टॉक सब पर आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कुरिल का मुद्दा तब भी नहीं सुलझा। और फिर तो 2022 में यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो सब कुछ ठंडे बस्ते में जा चुका है। आज इनके रिश्ते ऑलमोस्ट जीरो हैं, लेकिन रशिया की एनर्जी से किसे क्या तकलीफ है, तो वो तो खरीदी बिक्री चलती रहती है। आ गया समझ में लेटेस्ट जो है। और चाइना के साथ के रिश्ते में आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। इनके ग्रोथ मॉडल्स का कंपैरिजन क्या है, हमने हमारे पिछले वीडियो में चाइना और जापान के ग्रोथ मॉडल्स की बात की थी। अब हम बात करेंगे जापान और रशिया का कंपैरिजन।
अब जापान का तो आपने पढ़ ही लिया है। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारे थे तब अमेरिका ने यह सोच लिया था कि ये जो रॉयल फैमिली है, इन्हें, हिरोहितो फैमिली, इनको तो सबको फांसी पे लटका देना चाहिए। तब अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स को उनके अच्छे एडवाइजर्स ने यह समझाया था कि जापान में अगर आपने रॉयल फैमिली को टच कर दिया तो ये एक एक जापानी पत्थर, लकड़ी, ईंट उठा के आपसे लड़ने आ जाएगा, तो क्या करोड़ों को मारोगे? इसलिए रॉयल फैमिली को छोड़ दो, बाकियों को जिसको निपटाना है निपटा दो। और अमेरिकन को अकल आ गई, उन्होंने रॉयल फैमिली को टच ही नहीं किया। उसी रॉयल राजा ने बाद में जापानियों को यह अपील की कि हम इस युद्ध में तो हार गए, लेकिन अब इकोनॉमी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, ट्रेड और कॉमर्स में हमें नंबर 1 बनना है। और उसका नतीजा हुआ कि 20 साल में ये लोग नंबर 1 बन गए। और उसके लिए मदद ली उन्होंने अमेरिका से, जहां से क्वालिटी गुरुज को बुला बुला के उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग को नंबर 1 कर लिया। मेड इन जापान का सिंबल दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी का सिंबल बन गया। तब चाइना तो कहीं रेस में था ही नहीं, कोरिया कहीं नहीं था, ताइवान कहीं नहीं था। तो ये जापान का 40 साल सिक्का चला, 30 साल। उसके बाद फाइनेंशियल बबल में फंस के जापानीज ने अपने आप को ही पांव में गोली मार ली। अब वो एक अलग ही कहानी है और उसको भी हमने पहले बबल में कवर किया है। रशिया जो है रिसोर्स हेवी और स्टेट सेंटर्ड रहा है, फिर वो सोवियत के समय हो या पुतिन के, ज्यादा फर्क तो है ही नहीं। पुतिन ने सारे ओलिगार्क्स में नकेल डाल दी, और जो ओलिगार्क्स में बोरिस येल्सिन ने देश को बांट दिया था 250 ओलिगार्क्स में लगभग, पुतिन ने सबसे पहले उनकी नाक में नकेल कसी और सबको अपने जूते के नीचे लाया और फिर एक अलग ढंग से रशिया बनाया। चाइना ने जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको स्टेट के बूट के नीचे दबा के रखा है, कोई सिर उठा के बात नहीं कर सकता है स्टेट से। इंडिया में बिग कैपिटल का रोल बहुत अलग हो चुका है अमेरिका के जैसे, लेकिन चाइना में बिग कैपिटल इज बिलो द स्टेट्स बूट, इट इज द स्टेट एंड द पीपल दैट आर सुप्रीम। वो बिल्कुल मॉडल्स अलग हैं। और रशिया में पुतिन एज अ पर्सन इज सुप्रीम, वो एक अलग ही कहानी चल रही है। ऑयल, गैस, मिनरल, डिफेंस, स्टेट लिंक फर्म्स पे सारा खेल चलता है इनका। हालांकि रशिया का जीडीपी बहुत ही कम है, 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट अ वेरी बिग पावर, बट 5000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, प्रूवन हिस्ट्री है और इतना बड़ा लैंड मास है, वो ताकत अपनी जगह बरकरार है। प्यारे साथियों, जापान एक बहुत ही मैच्योर हाई इनकम इकोनॉमी है जो बूढ़ी हो चुकी है। रशिया एक वॉर और सैंक्शन से शेप की हुई इकोनॉमी है। ये इनके बीच के बहुत बड़े फर्क हैं। आज की तारीख में जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 200% से ज्यादा हो चुका है। और अगर आप एक यंग कंट्री हो तो यह बहुत अच्छा भी रह सकता है, लेकिन एक बूढ़े हो चुके देश के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। रशिया के केस में बहुत ही रिसोर्स हेवी मॉडल है, स्टेट कंट्रोल यानी पुतिन कंट्रोल्ड, और ग्रोथ उनकी कम है। लेकिन जिस एक चीज के लिए रशिया की अब बहुत तारीफ हो रही है वो ये कि अमेरिका के इतने भयानक सैंक्शंस 2022 में युद्ध के बाद लगने के बाद रशिया का कोलैप्स नहीं हुआ, वो बच के निकला है। उन्होंने अपने मॉडल को उस हिसाब से चला लिया। तो ये लोग रशिया को तोड़ नहीं पाए। इस बात को लेकर रशिया की बहुत तारीफ भी अब होने लग गई है। आज दोनों में ही बहुत अलग तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। समझ में आ गया आपको? यह है पूरी कहानी। रशिया अपने आप को चाइना जैसा मॉडर्नाइज नहीं कर पाया, और शी जिनपिंग तो अपने ट्रेनिंग स्कूलों में लोगों को सिखाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कि देखो मिखाइल गोर्बाचेव की क्या क्या गलतियां थी जो यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। हमें वो गलतियां चीन में नहीं करनी है, और हमें चीन के टुकड़े नहीं होने देने हैं जैसे यूएसएसआर के होने दिए, या हमें कम्युनिस्ट पार्टी की पावर को हाथ से निकलने नहीं देना है। इसलिए चाइना एक ऑटोक्रेटिक सर्वेलांस स्टेट बन चुका है। बहुत ही डार्क है वो साइड चाइना का। तो राइवलरीज हमने इनकी जो बात की, रशिया और जापान की, कुरील और नॉर्दर्न टेरिटरीज का डिस्प्यूट, ये अनसुलझा डिस्प्यूट चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। हालांकि इस पे कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये है। मिलिटरी राइवलरी में जितना भी ये नॉर्थ पैसिफिक क्षेत्र में रशिया का बिल्टअप है, जापान उससे बहुत परेशान है। और चाइना से दोस्ती होने के बाद तो वो और परेशान है कि इनका ये अलाइनमेंट मेरे लिए बहुत घातक हो सकता है। और ये चिंता दरअसल जापान से ज्यादा तो अमेरिका की है। और फिर हमने आपको बताया कि सैंक्शंस लगने के बाद से फिर रशिया और इनका रिश्ता तो प्रैक्टिकली समाप्त ही हो चुका है। आप जब भी चाहें आप पॉज करके स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है अपने कमेंट देते चलें, और कौन कौन से नए नए टॉपिक्स आप चाहेंगे वो भी हमें बताते चलें। फाइनली, अमेरिका इन द इक्वेशन। कल भी हमने इसी के साथ अंत किया था, आज भी इसी के साथ अंत करेंगे। जापान को पूरी सिक्योरिटी शील्ड अमेरिका की उपलब्ध है। ओकिनावा बेस पे अमेरिका के हजारों सैनिक हैं 1945 से, और अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है। और इस वजह से भी चाइना और रशिया बहुत एक तरह से वेरी रहते हैं, और अमेरिका की वजह से जापान को एक रीएश्योरेंस भी रहता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई तो इट इज ऑलवेज बाय माय साइड। थियोडोर रूजवेल्ट, टेडी, इन्होंने ही 1905 में जब जापान ने कूट दिया था रूस को, शांति करवाई थी, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, सोचिए। लेकिन कुरील आइलैंड कभी भी सुलझ नहीं पाया। सैंक्शंस और एनर्जी वेवर्स, इसमें जापान खरीदता रहता है जब जब अमेरिका वेवर्स देता है। और आज एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, इन तीनों का बना हुआ है, जो आगे क्या रंग लाएगा ये किसी को नहीं पता। सब कुछ फ्लूइड है। ना तो यूक्रेन का युद्ध समाप्त हुआ है, ना ताइवान का मुद्दा सुलझा है, ना किसी भी हालत में ईरान का युद्ध समाप्त हुआ है। वो तो टेम्पररी शांति है। इजराइल अमेरिका लौट के आएंगे, आप बिल्कुल तय मानिए। इजराइल तो 100% आएगा, और ईरान फिर मारेगा सारे के सारे 6-1 ओमान को, गल्फ स्टेट्स को। वो झगड़ा अभी सुलझा नहीं है, अभी उसमें बहुत खूनी चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं। ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन बिल्कुल साफ दिख रहा है ना क्या हो रहा है। और अब तो ईरान इतना मजबूत हो गया है। इन सब के चलते वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड a very unstable global order where the hegemon is extracting itself, and the new hegemon is not there, and so this the time for monsters, as we say. तो अब हम इस चीज को इस नजरिए से भी आगे देखते चलेंगे। फिर से मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे AI टर्बोचार्जर कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। आइए और अपनी AI की जर्नी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरू कीजिए। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरी तरह से रिवैम्प्ड हमारे मेंबरशिप लेवल्स हैं। लेवल 4 हमारा बेस्ट लेवल बन गया अब, सुप्रीम इंटेलेक्ट लेवल, जिसमें हम मंडे से फ्राइडे तक हिस्ट्री, फिलॉसफी, बुक रिव्यू, साइंस और लॉ पर एक एक शानदार वीडियो लाते हैं। और 100 लेक्चर्स का हमारा इंग्लिश क्रैकर कोर्स तो उसमें है ही। लेक्चर 5 में तो पूरा यूपीएससी का बहुत भीम का कोर्स पहले से रखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको अच्छा लगे एक बार ज्वाइन करें, चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कल एक और शानदार टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।